आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सबसे पहले आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उसके बाद आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। व्यवस्थितीकरण के बाद जो अगला स्टेप आता है वो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रस्तुतिकरण में तत्वों को इस रूप में सरल, संक्षिप्त और व्यवस्थित किया जाता है कि सामान्य व्यक्ति उसे आसानी से समझकर उचित परिणाम निकाल सके। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण मुख्य रूप से 3 तरह से किया जाता है। तो आंकड़ों को प्रेजेंटेशन के लिए जो 3 मुख्य तरीके हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सारणी या टेबल्स, दूसरा है चित्र या डायग्राम्स और तीसरा है रेखा चित्र या ग्राफ्स। तो इस तरह से सबसे पहले आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, उसके बाद आंकड़ों को व्यवस्थितीकरण किया जाता है। व्यवस्थितीकरण करने के बाद आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है या इसको प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहा जाता है। और आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण मुख्य रूप से 3 तरह से किया जाता है, टेबल्स के रूप में या सारणी बनाकर, दूसरा डायग्राम्स के द्वारा और तीसरा ग्राफ्स के द्वारा। अगर आंकड़ों को इस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तो आंकड़ों को समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए सारणी क्या है। एक सांख्यिकी सारणी आंकड़ों का कॉलम और पंक्ति के रूप में एक व्यवस्थित संगठन है। यानी सारणी कैसे होती है? हम एक टेबल बनाते हैं, जैसे ये है, इसमें ये कॉलम बना दिए हमने, ये जो खड़े हैं ये कॉलम है और इस तरह से ये पंक्तियाँ होती हैं। तो ये टेबल होती है, इसमें हम अपने डाटा भर सकते हैं। अब है सारणीयन या टेबुलेशन। क्या होता है सारणीयन या टेबुलेशन? सारणीयन वास्तव में आंकड़ों को खानों व पंक्तियों में प्रस्तुत करने की विधि है, जिससे आंकड़ों की विशेषताओं को स्पष्ट किया जाता है। सारणी इस तरह से बनाई जाती है कि अनुसंधान से संबंधित प्रत्येक पटल पर प्रकाश पड़ता हो और निष्कर्ष निकालने व तुलना करने में आसानी होती है। तो इस तरह से ये जो टेबुलेशन है या सारणीयन है, ये एक तरह की प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत टेबल्स बनाई जाती हैं या सारणी बनाई जाती हैं, जिससे आंकड़ों को समझना आसान हो जाता है। आगे देखिए वर्गीकरण और सारणीयन में क्या अंतर है। इससे पहले व्यवस्थितीकरण में वर्गीकरण भी पढ़ा था, तो अब वर्गीकरण और सारणीयन में कुछ अंतर भी है। अब क्या अंतर है देखिए, वर्गीकरण एवं सारणीयन में अंतर। अब क्या अंतर है देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। वर्गीकरण में आंकड़ों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण के बाद आंकड़ों का सारणीयन किया जाता है। मतलब सारणीयन जो है ये ऐसी प्रोसेस है जो वर्गीकरण के बाद होती है। दूसरा है वर्गीकरण में आंकड़ों को उनकी समानता और असमानता के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जबकि सारणीयन में वर्गीकृत वर्गों को रेखाओं द्वारा विभिन्न स्तंभों को पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। अगला जो इसमें मुख्य अंतर है, यह वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की एक विधि है और सारणीयन आंकड़ों को प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। तो इस तरह से वर्गीकरण के द्वारा सांख्यिकी का विश्लेषण किया जाता है, जबकि सारणीयन के द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। अब सारणीयन के कुछ गुण हैं। क्या गुण हैं देखिए। सबसे पहला, सारणी का आकार न तो बहुत छोटा और न ही बड़ा होना चाहिए। छोटा होगा तो उससे पूरा निष्कर्ष सही नहीं निकलेगा और बहुत बड़ा होगा तो उससे अध्ययन करने में थोड़ा कठिनाई होगी। आंकड़ों को जब सारणी में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो वो बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। तीसरा, सारणीयन की सहायता से आंकड़ों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि इसे समझने में
सरलता होती है। आगे देखिए, इसके जो गुण हैं आगे सारणीयन के, इससे समय व स्थान की बचत होती है क्योंकि अधिक सूचना कम स्थान में दिखाई देती है। इसी तरह से सारणी समस्या के ज्ञान को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। सारणी में जब सामग्री को निकटवर्ती खानों में रखा जाता है तो उनका तुलनात्मक अध्ययन आसानी से हो जाता है। सारणी के द्वारा क्या होता है, किसी भी ये जो कॉलम है, रोज़ हैं, पंक्तियां हैं, इनका कंपैरिजन करना है तो ये आसानी से किया जा सकता है। सारणीयन की सहायता से गणना करना सरल हो जाता है और शुद्धियाँ भी ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह से ये सारणीयन के गुण हैं, अच्छी सारणी के हम कह सकते हैं गुण हैं। अब देखिए, एक सारणी के कौन कौन से भाग होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल, सबसे पहला है सारणी संख्या, दूसरा शीर्षक, इसी तरह से शीर्ष टिप्पणी, पंक्ति जो होती है इनका शीर्षक होता है, कॉलम का शीर्षक होता है, सारणी का मुख्य अंग होता है इसमें, और टिप्पणी और स्रोत ये लिखा जाता है। तो ये सारणी के भाग हैं, टेबल के कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए, अब सारणी को आप देख के इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसमें देखिए, आप सारणी को यहाँ पे दे रखी है, एक सारणी दे रखी है। ये सारणी में हम सबसे पहले लिख देंगे सारणी का नंबर क्या है, कौन से नंबर की सारणी है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो सारणी बनाई है इसका एक टॉपिक होता है, ये टॉपिक यहाँ पे लिखा जाता है। ये टॉपिक है, ये लिखा गया है यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए, इसमें 3 कॉलम है। कॉलम का मतलब जो वर्टिकल खाने हैं इसको कॉलम कहते हैं। ये लंबाई में जो खाने हैं ये 1, 2 और 3 खाने हैं यहाँ पे। और इसी तरह से पंक्तियाँ देखो, पंक्तियाँ या रोज़ कौन सी होती हैं, जो ऐसे होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, इसको बोलते हैं रोज़ या पंक्तियाँ। अब इसमें देखो, ये जो कॉलम है इसके भी नाम होते हैं, कॉलम के नाम लिखे जाते हैं, शीर्षक होता है और इसमें उपशीर्षक भी हो सकता है। अब देखिए, इसमें जैसे पहले कॉलम का नाम क्या हो गया, खाद्यान्न, यहाँ पे है उत्पादन। उत्पादन के भी 2 भाग हैं, कौन से, कुल मात्रा और कुल मात्रा का प्रतिशत। अब यहाँ पे देखिए, पंक्तियों के भी नाम दिए हैं, जैसे इसमें दिया है चावल, गेहूँ, अन्य खाद्यान्न और इसका योग दे रखा है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे क्या है, इसके मुख्य अंग कहेंगे, जो इसकी पूरी सूचना है, आंकड़े हैं, ये इसमें आ गए हैं। अब इसमें क्या होता है, सारणी में टिप्पणी दी जाती है। टिप्पणी क्या है, जैसे यहाँ पे दिया है, अन्य खाद्यान्नों में शेष सभी खाद्यान्न सम्मिलित हैं। यहाँ पे जो अन्य खाद्यान्न है इसका मतलब बाकी सभी खाद्यान्न। और स्रोत माने ये आंकड़े या समंक डाटा कहाँ से मिला हमको, ये मिला है कृषि मंत्रालय चतुर्थ अग्रिम अनुमान 2018-19 से मिला है। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं, आंकड़ों के या टेबल के सारे कंपोनेंट्स हैं। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए सारणी के प्रकार। सबसे पहला है सारणी उद्देशानुसार होती है, बनाई जा सकती है। दूसरा बनावट के अनुसार, तीसरा मौलिकता के अनुसार। अब इसमें देखिए, जो उद्देश्य के अनुसार बनाई जा गई है सारणी, ये 2 तरह की होती है। पहला है सामान्य उद्देश्य सारणी और दूसरा है विशेष उद्देश्य सारणी। इसी तरह से बनावट के अनुसार जो सारणी है इसमें भी 2 तरह की होती है। कौन सी है, सरल और दूसरा जटिल। अब जटिल सारणी भी फिर से 3 तरह की होती है, द्विगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी और तीसरा है बहुगुणी सारणी। मौलिकता के आधार पर सारणी 2 तरह की होती है, मौलिक और व्युत्पन्न। तो इस तरह से ये सारणियों के प्रकार हैं। मुख्य रूप से सारणी 3 तरह की होती है, उद्देशानुसार, बनावट के अनुसार और मौलिकता के अनुसार। अब देखिए, उद्देश्य के आधार पर सारणी,
सबसे पहला हमने देखा सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। ऐसी सारणी का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी का प्राथमिक तथा एकमात्र उद्देश्य समंकों को इस प्रकार रखना होता है कि व्यक्तिगत पद आसानी से ढूंढे जा सके। तो इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। अगला है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। ऐसी सारणियाँ किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार की जाती हैं। सारणी को सामान्यतः आकार में छोटी होती है। किसी एक निष्कर्ष या कुछ निकट संबंध वाले निष्कर्षों को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रखने के लिए ये सारणी तैयार की जाती है। तो ये तो थे उद्देश्य के आधार पर जो सारणी बनाई जाती है उसके प्रकार। अब देखिए बनावट के आधार पर सारणी ये दो प्रकार की होती है, सरल सारणी और दूसरी जटिल सारणी। यहाँ पे देखिए सरल सारणी दी हुई है। सरल सारणी क्या होता है, पहले इसमें देखो, इसमें केवल एक गुण की ही तुलना की जाती है और इस प्रकार की सारणी में केवल दो ही भाग होते हैं, उनके उपविभाग नहीं होते। जैसे यहाँ पे दे रखा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अगर बतानी है तो इस तरह की हम सारणी बनाएंगे। इसमें देखिए 3 कॉलम है, क्रम संख्या, राज्य और जनसंख्या यहाँ पे करोड़ों में। अब यहाँ पे सबसे पहले राज्य का नाम लिखा जाएगा, उसकी जनसंख्या लिखाई जाएगी कब, 2011 के अनुसार। इसी तरह से दूसरे राज्य का नाम आएगा यहाँ पे और ये जनसंख्या बताई जाएगी करोड़ों में। तो यहाँ पर केवल एक ही गुण लिया गया है, इसलिए ये सारणी सरल सारणी कहलाती है। देखिए बनावट के आधार पर सारणी का एक प्रकार तो था सरल सारणी, दूसरा है जटिल सारणी। एक से अधिक गुणों का विवेचन करने वाली सारणी जटिल सारणी कहलाती है। इसमें एक से ज़्यादा गुणों का विवेचन किया जाता है। ये 3 तरह की होती है। सबसे पहला है इसमें द्विगुणी सारणी। नाम से ही पता चल रहा, इसमें समंकों के 2 गुणों की तुलना की जाती है और एक ही सारणी से कई प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। जैसे जनसंख्या को स्त्री और पुरुष तथा विभिन्न राज्यों में बांटना। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी लिया है 1911 की जनगणना के अनुसार भिन्न भिन्न राज्यों की जनसंख्या की सारणी, द्विगुणी सारणी किस तरह से बनाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए, ये कॉलम इसमें ज़्यादा है, क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है राज्य का नाम और तीसरा जो मेन कॉलम है ये जनसंख्या करोड़ में। लेकिन इसको फिर से बांट दिया है किसमें, पुरुष की संख्या बतानी है यहाँ पे, स्त्रियों की संख्या बतानी है और टोटल लिखना है, यहाँ पे योग लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पर द्विगुणी सारणी में समंकों के 2 गुणों की तुलना की जा रही है, इसलिए ये सारणी द्विगुणी सारणी कहलाती है। अब इससे देखिए कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। कैसे, इसमें बताया जा सकता है, जैसे अगर हम यहाँ पे पूरा भरा हो, अलग अलग राज्य हैं और ये सारी संख्याएं दी हुई हैं, तो इससे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा योग जिसका ज़्यादा होगा। इसी तरह से किस राज्य में स्त्री और पुरुष का अनुपात जो है कितना है, ये बताया जा सकता है इस सारणी से। तो ऐसे ही बहुत से प्रश्न द्विगुणी सारणी के द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। अगला है त्रिगुणी सारणी। नाम देखिए, इसका नाम से ही पता चल जा रहा है। त्रिगुणी सारणी का मतलब इस सारणी में 3 गुणों को प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो सारणी बनाई है, इसमें कॉलम की संख्या पहले से ज़्यादा हो गई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, देखिए इसमें राज्य का नाम आएगा यहाँ पे। अब इसमें देखिए पहले एक ये कॉलम है जनसंख्या करोड़ में, फिर इसको भी 2 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में, पुरुष, स्त्रियां और योग 3 भाग में है। फिर देखिए पुरुष और स्त्रियों के कॉलम को फिर से 3 भाग में बांटा है, शिक्षित, अशिक्षित, योग। इसी तरह से स्त्रियों में भी आ जाएगा शिक्षित, अशिक्षित, योग। तो यहाँ पे 3 गुण लिए गए हैं, इसलिए इसको त्रिगुणी सारणी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉलम की संख्या
ज़्यादा हो गई। इसमें शीर्षक भी है और साथ ही उपशीर्षक भी है और फिर इसको आगे जाके और इसके उपशीर्षक हैं। तो इससे क्या होता है, हम सारणी की और ज़्यादा बारीकियों को समंकों की समझ सकते हैं। अगला देखिए, जो बहुगुणी सारणी है, ये सारणी देखिए बहुगुणी सारणी है। अब इस प्रकार की सारणी में आंकड़ों के अनेक गुणों पर एक साथ ही प्रकाश डाला जाता है। इस प्रकार की सारणी में 3 से अधिक विशेषताओं को प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें देखिए क्या फ़र्क हो गया पहले की सारणियों से। यहाँ पे जैसे राज्य लिखा है, उत्तराखंड लिखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देगी, इसमें आयु भी दे दी है। आयु में क्या है, पहले कॉलम में देखिए, इसमें ये जो पहली पंक्ति है इसमें कितना है, 0 से 25 वर्ष के कितने पुरुष हैं, उसमें भी कितने शिक्षित हैं आ जाएगा यहाँ पे। अशिक्षित कितने हैं, महिलाएं कितने शिक्षित हैं, अशिक्षित कितनी हैं, योग उनका आ जाएगा और लास्ट में कुल योग आ जाएगा। इसी तरह से उत्तराखंड में ही देखिए 25 से 50 वर्ष के कितने पुरुष हैं ये आ जाएगा, फिर 50 से 75। इसी तरह से उत्तर प्रदेश और अनेक राज्यों का सारणी मिलके बनाई जा सकती है, क्योंकि उसमें 3 से अधिक विशेषताओं को बताया गया है। इसलिए इस सारणी को क्या कहा जाता है, बहुगुणी सारणी कहा जाता है। अब देखिए तीसरा सारणी का जो प्रकार है यह है मौलिकता के आधार पर सारणी। इसको भी 2 भाग में बांटा है। पहला है मौलिक सारणी। किसे कहते हैं मौलिक सारणी? इसे प्राथमिक व मौलिक समंकों की सहायता से नए सिरे से बनाया जाता है। इसमें समंक मौलिक रूप में ही दिखाए जाते हैं। अगला है व्युत्पन्न सारणी। इसमें समंकों को उनके मौलिक रूप में प्रस्तुत न करके समंकों की सहायता से प्राप्त हुए माध्य, प्रतिशत, अनुपात आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए ये सारणी व्युत्पन्न सारणी कहलाती है। अब देखिए शुष्क और अरोचक जो सांख्यिकी तत्व हैं, इनको सरल और रोचक बनाने के लिए ज्यामिति आकृति जैसे दंडचित्र या बार डायग्राम, चित्रलेख वो मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करने की क्रिया को चित्रमय प्रदर्शन कहते हैं। चित्रमय प्रदर्शन से क्या होता है, जो आंकड़े होते हैं ये रोचक बन जाते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं, देखिए चित्रों के प्रकार कौन से हैं। सबसे पहला हो गया इसमें दंड चित्र या बार डायग्राम। दूसरा है आयत दंड चित्र या रेक्टेंगुलर डायग्राम। तीसरा है वृत्त चित्र या पाई डायग्राम। इसी तरह से चित्रलेख है, इसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। मानचित्र है, इसको कार्टोग्राफ्स कहते हैं। तो इनसे आसानी से आंकड़ों को समझा जा सकता है। तो कौन कौन से प्रकार हो गए चित्र के? दंड चित्र, आयत दंड चित्र, वृत्त चित्र, चित्रलेख और मानचित्र। तो इनके द्वारा, इन चित्रों के द्वारा आंकड़ों को और अधिक आसानी से समझा जा सकता है। अब देखिए जो बार डायग्राम है इसके भी कई प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो इसमें सबसे पहला देखिए सरल दंड चित्र, सिंपल बार डायग्राम। दूसरा है उपविभाजित दंड चित्र, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अगला है देखिए तीसरा बहुगुण दंड चित्र, मल्टीपल बार डायग्राम। चौथा है प्रतिशत दंड चित्र या परसेंटेज बार डायग्राम। तो इस तरह से दंड चित्र के 4 प्रकार हैं। कौन सा? सरल दंड चित्र, उपविभाजित दंड चित्र, बहुगुण दंड चित्र और प्रतिशत दंड चित्र। दंड चित्र या इसको बार डायग्राम भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए सबसे पहला है सरल दंड चित्र। सरल दंड चित्र वे चित्र हैं जो एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों के विभिन्न मूल्यों को दंडों के द्वारा प्रकट करते हैं। यह दंड चित्र केवल तथ्य से संबंधित आंकड़े जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या, उत्पादन आदि को प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे चित्र के द्वारा दिखाया गया है। देखिए दंड चित्र, यहाँ पे एक सारणी दे रखी है, टेबल दे रखी है।
इसमें उद्योग के नाम हैं, उद्योग 1, उद्योग 2, इसी तरह से 5 उद्योग हैं। और यहाँ पे इन उद्योगों के द्वारा कितना उत्पादन हो रहा है ये दिखा रखा, उत्पादन 1000 इकाई में। पहले उद्योग के द्वारा 320, इसी तरह से ये 320 1000 समझ लीजिए, और ये सबके उत्पादन दे रखे हैं अलग अलग उद्योग के। अब जब इसको बार दंड सिंपल बार ग्राफ के द्वारा बनाया जाएगा, सिंपल बार ये डायग्राम के द्वारा बताया जाएगा, तो कैसे बताया जाएगा देखिए, इसमें यहाँ पे उत्पादन लिख रखा है 1000 इकाई में, ठीक है, ये अलग अलग से दिखा रखा है। यहाँ पे है उत्पादन की मात्रा इस साइड को, और इधर को क्या दिखा रखा है, उद्योगों के नाम है। देखिए पहले उद्योग का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, तो कितना है पहले उद्योग का, ये लिखा हुआ है 320, ठीक है, 1000 इकाई के बराबर है। तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है, तो देखिए ये बार जो डायग्राम है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से सबसे कम उत्पादन किसका है, उद्योग 5 वाले का, कितना है 140, 1000 इकाई के बराबर है। तो इसका जो लंबाई है बार की ये सबसे कम है। तो इससे क्या होता है, आसानी से हम विभिन्न उद्योगों के द्वारा उत्पादन कितना हो रहा इसको आसानी से बता सकते हैं, समझ सकते हैं इसको हम आसानी से। दूसरा है देखो उपविभाजित दंड चित्र। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा क्या फ़र्क है देखिए, ये चित्र संपूर्ण और उसके भागों को एक ही चित्र के रूप में निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का कुल व्यय उसका विभिन्न मदों जैसे खादी, वस्त्र, किराया इत्यादि पर व्यय उपविभाजित दंड द्वारा दिखाया जा सकता है। इसी तरह अलग अलग वर्षों में अलग अलग विषय कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून के छात्रों की संख्या बताता है। यहाँ पे देखिए जो बार डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इसमें देखिए यहाँ पे दे रखा है वर्ष दिए हैं अलग अलग, 2015, 2016, 2017 और 2018। इन वर्षों में सब वर्षों में दे रखे कला के कितने छात्र हैं, विज्ञान के कितने हैं, वाणिज्य के कितने हैं और कानून के कितने हैं। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2015 में ब्लू कलर से दिखा रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कला के छात्र, तो यहाँ पे कला के छात्र 2015 में 2000 हैं, तो इसकी संख्या ब्लू कलर सबसे बड़ा आया है। फिर इसके बाद है विज्ञान के छात्र कितने हैं, 1500, विज्ञान के छात्रों को ऑरेंज कलर से दिखा रखा है, तो इसके बाद कितना है, ये इससे थोड़ा सा छोटा है। फिर देखिए वाणिज्य के छात्र कितने हैं, केवल 800 हैं, तो ये ग्रे कलर से दिखा रखा है और ये थोड़ा छोटा है। और कानून के छात्र 1000 हैं, तो ये किससे दिखा रखा है, येलो कलर से दिखा रखा है। इसी तरह से देखिए इस चित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे हम केवल चित्र देख के ही बता सकते हैं कि जो ब्लू कलर है किसको दिखा रहा है, कला को दिखा रखा है। हमसे कोई कहेगा कला के छात्र किस वर्ष में सबसे कम है, तो हमें पता चल जा रहा है 2018 में सबसे कम है, क्योंकि ब्लू कलर सब थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसी तरह से अगर कोई कहेगा, पूछेगा कि ये जो कला के छात्र हैं ये सबसे ज़्यादा कौन से वर्ष में है, तो ब्लू कलर यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 2015 में कला के छात्रों की संख्या कितनी है, 2000 है। तो इस चित्र के द्वारा जो उपविभाजित डायग्राम है इसके द्वारा हम बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इस आंकड़ों से हमको बहुत सी जानकारी प्राप्त हो सकती है। आगे देखिए अब इसमें है देखिए बहुगुण दंड चित्र। इसमें क्या दे रखा है देखिए, बहुगुण दंड चित्र के अंतर्गत एक ही दंड चित्र में 2 या 2 से अधिक गुण या विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाता है। इस चित्र में विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले दंड आपस में चिपके हुए होते हैं। यहाँ पे बार जो हैं ये क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। बहुगुण दंड चित्र अनेक विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अब इसमें देखिए इस सारणी के अनुसार ये बार ग्राफ बनाया गया है। ये बार डायग्राम
कहते हैं इसको। यहाँ पे बार डायग्राम का जो प्रकार है कौन सा है, बहुगुण दंड चित्र दिया हुआ है। अब इसमें देखिए ये टेबल है, इससे ये बार ग्राफ बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है। अब इसमें देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है किस कलर को, किस श्रेणी को किस कलर से दिखाया है। प्रथम श्रेणी को ब्लू कलर से दिखा रखा है, दूसरा जो है ये द्वितीय श्रेणी को ऑरेंज कलर से दिखा रखा है, तृतीय श्रेणी को किससे दिखा रखा है, ये ग्रे कलर से, और जो असफल हैं इसको दिखा रखा है किससे, येलो कलर से। अब इसमें देखिए पहला 2014 का देखिए, यहाँ पे वर्ष दिए हुए हैं 2014, 2015, 2016 और 2017 दिए हुए हैं, और इधर को इनके प्राप्तांक दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए छात्रों की संख्या दी हुई है, यहाँ पे प्राप्तांक नहीं, छात्रों की संख्या है यहाँ पे। अब इसमें देखिए इससे पता चल जा रहा है कि देखिए फर्स्ट जो है ये सबसे ज़्यादा कौन से सन में हैं, प्रथम श्रेणी में जो पास हुए हैं इनकी संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, इसके द्वारा मालूम चल जा रहा है। इसी तरह से द्वितीय श्रेणी का पता चल जाता है। प्रथम श्रेणी में देखिए कितने हैं, यहाँ पे दिखा रखा है 2014 में कितने हैं, यहाँ पे 45 हैं, 2015 में 80 हैं, 2016 में 20 हैं, और 2012 में कितने हैं, यहाँ 2017 में 12 हैं। तो ये जो बार ग्राफ है इसके द्वारा इसका अध्ययन जो है ये आसानी से हो सकता है। इसके द्वारा बहुत से प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिशत दंड चित्र है। यदि संपूर्ण के विभिन्न भागों का तुलनात्मक अध्ययन उनके वास्तविक मूल्यों के आधार पर न करके प्रतिशत के आधार पर करें तो प्रतिशत दंड चित्र का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर संपूर्ण मूल्यों का 100 मान लिया जाता है और उसके विभिन्न भागों को प्रतिशत में प्रकट करते हैं। अब देखिए इसमें बाकी जो बार डायग्राम है उसमें क्या फ़र्क है, इसमें आपको दिख रहा होगा सब जो दंड चित्र हैं इनकी लंबाई बराबर है क्योंकि सबको 100% मान लिया है। ठीक है, इसके बाद ये जो समंक हैं या डाटा है इसको अलग अलग कलर से यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे दिखाया है देखिए अनाज, ये पहले वाले में दिखा रखा है अनाज है, और यहाँ पे दे रखा परिवार की, जैसे परिवार ए, परिवार बी और परिवार सी है, इनके द्वारा कितना कितना खर्च किया जा रहा है। देखिए पहले में परिवार ए में देखिए अनाज पर 50% खर्च हो रहा है, कपड़े पर 20% खर्च हो रहा है, शिक्षा पर 15% खर्च हो रहा है, चिकित्सा पर 5% खर्च हो रहा है, और इसी तरह से मनोरंजन पर कितना खर्च हो रहा, 10। तो इस तरह से यहाँ पे व्यय की मदें यहाँ पे दे रखी हैं, यहाँ पे व्यय की मदें दे रखी हैं, और ये परिवार दे रखा है। तो किस परिवार ने कितना प्रतिशत किस में खर्च किया इसके द्वारा पता चल जाता है। आगे देखिए यहाँ पे है क्षैतिज दंड चित्र में दंड जो है ये एक्स अक्ष के समांतर होते हैं। एक्स अक्ष कौन सा होता है, ये होता है, और ये जो दंड चित्र हैं बार हैं ये एक दूसरे इसी के समांतर हैं, पैरेलल हैं। इसमें देखिए यहाँ पे दे रखे है, सारणी दे रखी है, छात्रों के नाम दे रखे हैं, और इनको अर्थशास्त्र में कितने नंबर मिले हैं ये दे रखा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अंक किसको मिले हैं, इसमें देख के पता चल रहा है, सारणी में देख के 95 हैं ऋत्विक के। इसमें देखिए जो नीचे दिया है चित्र, ऋत्विक के नंबर लाइन जो है ये सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। फिर सबसे कम मार्क्स कितने किसके हैं, टेबल में देखिए यहाँ पे सबसे कम मार्क्स हैं भावेश के। अब ये भावेश के मार्क्स कितने हैं, 20, और यहाँ पे देखिए जो चित्र है भावेश के आगे जो लाइन खींची है वो छोटी है। तो इस तरह से क्षैतिज दंड चित्र के द्वारा भी हम आंकड़ों को समझ सकते हैं आसानी से। अब ये है देखिए उपविभाजित आयत चित्र। चित्र में लंबाई और चौड़ाई को तथ्यों के कुल मूल्य के आधार पर बनाया जाता है। उसकी चौड़ाई में विभिन्न तथ्यों के कुल मूल्यों के अनुपात में निर्धारित कर लिया जाता है।
किंतु इनकी लंबाई को प्रत्येक तत्व के आंकड़ों के उप विभाजन के अनुरूप निश्चित कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सारणी दे रखी है, सबसे पहले इसको देखिए। यहाँ पे दे रखा है 2 फर्म है, ये फर्म 1 और ये फर्म 2 है, 2 फर्म यहाँ पे दे रखी है। अब कीमत दे रखी है, पहली फर्म की जो वस्तु की कीमत है 9 रुपया है, मान लो इसकी कीमत कितनी है 6 रुपया है। अब यहाँ पे बिक्री की मात्रा दे रखी है, पहली फर्म की जो वस्तु है वो 100 बिकी है, दूसरी की केवल 80 बिकी है। बिक्री का मूल्य दे रखा है यहाँ पे, इसका 900 है, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 900। 100 को 9 से गुणा करेंगे कितना आ गया 900। 80 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए था 480, यहाँ पे 480 बिक्री मूल्य हो गया है। और लागत यहाँ पे दे रखी है, इनकी लागत दे रखी है और यहाँ पे मजदूरी दी हुई है। अब इसको देखिए कैसे दिखा रखा है, यहाँ पे दोनों आयत की चौड़ाई अलग अलग है। यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा चौड़ा है और ये कम चौड़ा है। इसको कैसे दिखा रखा, मूल्य के आधार पर। इसका मूल्य ज़्यादा है तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा ली गई है, इसका मूल्य कम है तो इसकी जो चौड़ाई है ये कम ली है। यहाँ पे दे रखा बिक्री की मात्रा दे रखी है। तो इस तरह से ये उप विभाजित आयत चित्र कहलाता है। अब है वृत्त चित्र, या इसको पाई डायग्राम भी कहते हैं। ये क्या है, देखिए ये एक वृत्तीय चित्र है क्योंकि सारा चित्र एक वृत्त की तरह दिखता है। प्रत्येक दिए गए मूल्य को कुल मूल्य के प्रतिशत में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे दे रखा देखिए छात्रों के डिवीज़न दे रखे हैं और यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है। प्रथम श्रेणी में 45% छात्र पास हुए हैं, द्वितीय श्रेणी में 25%, तृतीय श्रेणी में 20% और जो असफल हुए हैं, फेल हुए हैं, ये 10%। इसको हम ये जो पाई डायग्राम है इसके द्वारा समझ सकते हैं। नीले रंग को दिखा रखा है, प्रथम आने वाले छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है, कितनी है 45%, 45%। और जो असफल होने वाले छात्र हैं ये कितने हैं 10%, इसलिए इसको पीले से दिखा रखा और ये भाग सबसे कम है इसमें। तो इस तरह से जो पाई डायग्राम है या पाई चार्ट है, इससे भी आंकड़ों को समझने में बहुत अधिक आसानी होती है। इसी तरह से देखिए आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ये मानचित्र के बारे में। इस मानचित्र में दिखा रखा है बारिश सेंटीमीटर में कितनी हुई। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए रेनफॉल इन सेंटीमीटर। 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश को किस तरह से दिखाया है, ये डॉट डॉट करके दिखा रखा है। तो यहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इसको किससे दिखा रखा, ब्लैक कलर से दिखा रखा पूरा। ये किस हिस्से में हुई है, इधर के हिस्से में और इस हिस्से में हुई है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे जो बारिश है ये 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुई है। इसी तरह से देखिए ये कुछ में दे रखा है, ये चेक दे रखा है 200 से 400 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। अब मैप में देखिए आप जो चेक है कहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे बारिश कितनी हुई है 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच हुई है। तो इस तरह से मानचित्र में नक्शों का प्रयोग होता है। भौगोलिक आधार पर भौगोलिक स्थलों की तुलना होती है। देश के विभिन्न राज्यों में खनिज की उपलब्धता, वर्षा की मात्रा, जनसंख्या आदि का तुलनात्मक दृश्य दिखाने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो मानचित्र के प्रयोग के द्वारा हम आसानी से विभिन्न भागों की जनसंख्या, वहाँ पे होने वाली वर्षा और खनिजों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए चित्र रचना के सामान्य नियम, जनरल रूल्स फॉर डायग्राम। क्या क्या नियम होने चाहिए, इसके क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहला है चित्र आकर्षक और प्रभावशाली हो, चित्र का आकार उचित होना चाहिए, चित्र को उचित शीर्षक दिया जाना चाहिए, चित्र बनाने से पहले पैमाने का निर्धारण करना आवश्यक है।
समंकों की प्रकृति के अनुसार, प्रदर्शन के उद्देश्य के अनुसार उपयुक्त चित्र का चुनाव करना चाहिए। चित्र में प्रयुक्त चिन्ह को स्पष्ट करने के लिए संकेत अवश्य देना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ चित्र में टिप्पणी अवश्य देनी चाहिए। अब चित्रों की क्या उपयोगिता है, क्या लाभ है? यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ डायग्राम्स। चित्रों के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री को आसानी से समझा जा सकता है। चित्र के द्वारा जटिल, अव्यवस्थित और विशाल समंक सरल हो जाते हैं। अंकों को लंबे समय तक याद करना कठिन है, लेकिन चित्र की अमिट छाप मस्तिष्क पर पड़ जाती है। चित्र के द्वारा एक ही दृष्टि में पूरी सामग्री दृष्टिगत हो जाती है, जिससे बहुत अधिक अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती और समय की बचत होती है। चित्र के द्वारा तुलना बहुत आसानी से की जा सकती है। चित्र की उपयोगिता व्यापार, यातायात, विज्ञापन जैसे हर क्षेत्र में होती है। यानी चित्रों का उपयोग जो है ये हर फील्ड में होता है। अब देखिए आगे, चित्र द्वारा प्रदर्शन की कुछ सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जो डायग्राम के द्वारा हम आंकड़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं। क्या है सीमा? चित्र द्वारा संख्यात्मक प्रदर्शन संभव नहीं है। चित्र द्वारा दो या अधिक संख्याओं का सूक्ष्म अंतर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मोटा मोटा अनुमान तो लगाया जा सकता है इसका, लेकिन बारीकी से अध्ययन चित्र के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से चित्रों के रूप में बहुगुणी सूचनाएं प्रदर्शित नहीं की जा सकती। चित्र द्वारा केवल तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। चित्रों का सरलता से दुरुपयोग हो सकता है। आंकड़ों का पूर्ण प्रदर्शन संभव नहीं है। चित्र के द्वारा पूर्ण और सत्य निष्कर्षण नहीं निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह से डायग्राम्स की उपयोगिता भी है, साथ ही इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इसकी सीमाएं भी होती हैं। आगे देखिए, आंकड़ों का बिंदु रेखी प्रदर्शन। ये है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। संख्यात्मक तथ्यों, आंकड़ों या समंकों को सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए रेखा चित्र बनाया जा सकता है। आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर अंकित करके निरूपित किया जाता है, तो इसे बिंदु रेखी प्रदर्शन अथवा रेखा चित्र अथवा ग्राफी प्रदर्शन कहते हैं। ग्राफ पेपर सभी ने देखा होगा। इसमें खाने बने हुए होते हैं, छोटे भी और बड़े खाने भी बने होते हैं। उससे जो बिंदु रेखी चित्र है, इसको बनाना जो है ये ज़्यादा आसान हो जाता है। अब क्या है देखिए, ग्राफ का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ पेपर पर अंकित किए गए बिंदुओं को आपस में मिलाकर रेखा चित्र की रचना की जाती है। बिंदु रेखा की रचना ग्राफ पेपर पर की जाती है, जिसमें प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 समान भागों में विभक्त करती हुई रेखाएं खींची रहती हैं और गणना की सुविधा के लिए मोटी लाल नीली रेखाएं खींची रहती हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ जो होता है, इसमें जो चित्र बनाया जाता है, इससे क्या होता है, आसानी होती है, या जो रेखा चित्र बनाया जाता है इसके द्वारा जो होती है आसानी होती है चित्र बनाने में। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ पेपर दिखाया हुआ है, ये ग्रीन कलर से। इस तरह का आप सब लोगों ने देखा होगा ग्राफ पेपर। इसमें देखिए ये 4 भाग दिखाए हैं, चतुर्थ इसको कह सकते हैं, क्वाड्रेंट कह सकते हैं। ये क्वाड्रेंट है, 1, 2, 3 और 4 क्वाड्रेंट दिखाए गए हैं। अब इसमें देखिए ग्राफ में क्या होता है, इस ग्राफ में यहाँ पे जो O लिखा हुआ है ये इसका मूल बिंदु है, ठीक है। फिर X अक्ष जो है क्षैतिज रेखा है, जो मूल बिंदु से बाएं से दाएं खींची जाती है। इसमें लिखा है देखिए यहाँ पे X, इधर पे X लिखा है। यहाँ से सीधी रेखा ऐसे खींची जाती है, तो ये रेखा जो होती है X अक्ष कहलाती है। इसी तरह से दूसरी रेखा इसी मूल बिंदु से सीधी खींची जाती है,
खड़ी रेखा या वर्टिकल लाइन खींची जाती है इस तरह से, ऊपर से नीचे को ये आ रही है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस कहलाती है। इसमें वाई और वाई लिखा हुआ है, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ये खड़ी रेखा है जो मूल बिंदु से ऊपर से नीचे खींची जाती है। और इस तरह से यहाँ पे इसके कितने क्वाड्रेंट हैं, जब ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 4, 1 2 3 और 4 क्वाड्रेंट यहाँ पे बन रहे हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो बिंदु दिखा रखा है, ये जो डॉट दिखा रखा है यहाँ पे, इसका अगर हम इसका मान लिखेंगे तो कितना आ गया। देखो पहला वाला जो मान लिखा रहता है ये एक्स एक्सिस का लिखा रहता है और दूसरा वाला वाई एक्सिस का लिखा रहता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये कहाँ पर है, 1 पर है ये वाली लाइन 1, और यहाँ पे कितना है, ये 2 है, तो y कितना हो गया, 2 पॉइंट पर है ये, और ये x जो है 1 पर। तो इसको हम किस तरह रखेंगे, इसका मान 1 और 2। तो इस तरह से जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये वाला पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में है, और इसका जो वैल्यू है कितनी है, 1 और 2। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस में इसका मान 1 है और वाई एक्सिस में कितना है, 2 है इसका मान। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें -1 और -2 दिखा रखा है। इसका मतलब जो अगर ये वाली लाइन जो है ये ओ के बाईं साइड को है तो इसकी वैल्यू माइनस में होती है, और दाईं साइड को होती है तो प्लस में होती है। इसी तरह से वाई में देखिए, वाई एक्सिस में अगर ओ से ऊपर की ओर को है तो ये क्या होगा, प्लस में आएगी, और नीचे की ओर को है तो माइनस में आएगी। जैसे यहाँ पे दोनों क्वाड्रेंट में देखो माइनस लिखा हुआ है, -2 क्योंकि y की वैल्यू है, y यहाँ पे इस मूल बिंदु से नीचे की ओर को है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में लिखी हुई है। तो इस तरह से जो एक ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में आसानी से ग्राफ बनाया जाता है, बिंदु रेखा चित्र बनाया जाता है, जिससे आंकड़ों की बारीकियों को और अधिक आसानी से समझा जा सकता है। अब देखिए बिंदु रेख बनाने के कुछ नियम हैं, ग्राफ बनाने के कुछ नियम हैं। क्या नियम है, देखिए सबसे पहला है रेखा चित्र का उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। दूसरा, रेखा चित्र बनाने से पहले उचित पैमाने का निर्धारण आवश्यक है। जैसे हमें 1 किलोमीटर दिखाना है तो हम 1 किलोमीटर पेज में तो दिखा नहीं सकते हैं, तो हम उसको 10 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर लिख के बना सकते हैं। तो उसमें उचित पैमाने का निर्धारण किया जाता है। इसी तरह से रेखा चित्र की लंबाई सामान्यतः चौड़ाई से 1.5 गुना होती है। ग्राफ पेपर पर विभिन्न बिंदुओं को अंकित करने के बाद उन्हें प्रदर्शित करने के लिए चयनित रेखा के रूप में मिला दिया जाता है। पहले बिंदु बनाए जाते हैं, उसके बाद उसको एक रेखा से मिला दिया जाता है। चयनित रेखा का मतलब है हम वो रेखा को किसी भी तरह से बना सकते हैं। हम वो रेखा को लाइन सीधे भी बना सकते हैं, हम इस तरह से भी बना सकते हैं रेखा को, ये इस तरह से भी बना सकते हैं, हम डॉट डॉट करके भी रेखा को बना सकते हैं। तो इस तरह से ये चयनित रेखा के रूप में ग्राफ के जो बिंदु हैं इसको मिला दिया जाता है। इसी तरह से ग्राफ पेपर के ऊपरी भाग में संकेत अवश्य दिया जाना चाहिए, और सूचना कहाँ से प्राप्त हुई इसका स्रोत अवश्य दिया जाता है जब ग्राफ बनाया जाता है, कोई भी ग्राफ बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए संख्यात्मक तथ्यों, आंकड़ों को सरल, स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए रेखा चित्र बनाया जा सकता है। जब सामान्य आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर अंकित करके निरूपित किया जाता है तो इससे बिंदु रेखी प्रदर्शन अथवा रेखा चित्र अथवा ग्राफी प्रदर्शन इसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये टेबल दी है, यहाँ पे छात्राओं के नाम लिखे हैं, यहाँ पे छात्राओं के द्वारा अर्थशास्त्र में कितने अंक उनको मिले हैं ये दिया हुआ है। अब जब ग्राफ बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले लिखा है, देखिए इस लड़की का नाम सुनीता, इसके नंबर हैं 75। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 75 में एक बिंदु बना लेंगे, अभी लाइन नहीं खींचेंगे, केवल बिंदु बनाएंगे। फिर दूसरी छात्रा है सीमा, इसके कितने मार्क्स हैं, 20 मार्क्स हैं।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 पर एक बिंदु बना लेंगे। इसी तरह से अगली छात्रा है नेहा, इसके मार्क्स हैं 60, यहाँ पे बिंदु बना दिया। इसी तरह से 52 पर, 15 पर और ये 95 पर एक बिंदु बना दिया। जब ये बिंदु बना देंगे तब क्या करते हैं, बाद में इनको लाइन से इस तरह से मिला देते हैं, तो ये ग्राफ बन जाता है। ग्राफ के द्वारा भी हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए यहाँ किस छात्रा के सबसे अधिक मार्क्स हैं, दीपा के सबसे अधिक मार्क्स हैं क्योंकि ये बिंदु सबसे ऊंचा है। और एक्स एक्सिस के पास सबसे नज़दीक कौन सा बिंदु है, ये वाला बिंदु है। तो इस छात्रा के आयशा के मार्क्स जो हैं ये सबसे कम मिले हैं। तो ये ग्राफ के द्वारा आसानी से बताया जा सकता है। ये बिंदु रेखी प्रदर्शन कहलाता है। इसके बाद देखिए आगे, ये है आवृत्ति आयत चित्र, इसको कहते हैं। आवृत्ति आयत चित्र क्या है, देखिए इसमें मध्य मूल्य दिए होने पर आवृत्ति आयत चित्र बनाने में जो चरण होते हैं कौन कौन से हैं ये। सबसे पहले मध्य मूल्य के आधार पर वर्ग की सीमाएं निश्चित की जाती हैं। दोनों सीमाएं सूत्र की सहायता से ज्ञात कर ली जाती हैं और वाई अक्ष आवृत्तियां प्रदर्शित की जाती हैं वाई अक्ष पर। यहाँ पे प्रत्येक वर्ग तथा उसकी आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले आयत एक दूसरे को जोड़ते हुए बनाए जाते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे सारणी दे रखी है, टेबल दे रखी है, यहाँ पे प्राप्तांक लिखे हुए हैं, किसको कितने प्राप्तांक मिले हैं, यहाँ पे छात्रों की संख्या लिखी हुई है। और जो प्राप्तांक लिखे हैं इनके बीच का अंतर बराबर है। देखिए 5, फिर 15 है, फिर 25, 35, 10-10 का अंतर है सब में। मिड वैल्यू दे रखी है, मध्य मूल्य यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मध्य मूल्य है। अब इस मध्य मूल्य से क्या निकालते हैं, वर्गांतर निकालते हैं। ये वर्गांतर निकालेंगे। जब वर्गांतर निकल जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है, कितनी है, देखिए इसकी है 20, इस मिड वैल्यू की 5 की आवृत्ति कितनी है, 20। इसी तरह से ये आवृत्ति यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद क्या बनाएंगे, ये ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या लिख रखा, मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पे छात्राओं के मार्क्स, और यहाँ पे दे रखा है छात्र, जो ऊपर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो ये आयत चित्र बनता है, आवृत्ति आयत चित्र इसको कहते हैं। ये आयत चित्र एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। आगे देखिए, संचयी आवृत्ति वक्र या ओजाई वक्र। ये वक्र जो आवृत्तियों को संचयी आवृत्ति में बदलकर ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है, संचयी आवृत्ति वक्र को ओजाई वक्र भी कहते हैं। तो इस तरह से संचयी आवृत्ति वक्र भी इसको कहते हैं और या ओजाई वक्र भी इसको कहते हैं। अब इसमें देखना क्या है ये, अब देखिए संचयी आवृत्ति वक्र या ओजाई वक्र कैसे बनाया जाता है। अब देखिए ये जो टेबल दी है इसमें सबसे पहले यहाँ पर इस कॉलम में प्राप्तांक दिए हैं, दूसरे में आवृत्ति दे रखी है या हम कह सकते हैं छात्रों की संख्या दे रखी है। अब यहाँ पे दे रखा है देखिए से कम ओजाई। से कम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे यहाँ पे बना रखा है देखिए 10 से कम कितने छात्रों के कितने छात्र हैं, या 20 से कम कितने छात्र हैं, 30 से कम कितने छात्र हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये इसको संचयी आवृत्ति कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। अब इधर लिखा है से अधिक ओजाई। से अधिक ओजाई मतलब यहाँ पे दिया है देखिए 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक और लास्ट में देखिए 70 से अधिक। अब ये कैसे निकाला है देखिए यहाँ पे, इसमें जैसे दिया है 10 से कम कितने हैं, इससे निकाल के हम देखेंगे यहाँ पे 7। 20 से कम कितने हो गया, 7 में कितना जोड़ देंगे, ये दूसरी लाइन में दिया है 12, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 19। इसी तरह से अगला है देखिए 30 से कम में 19 में 16 जोड़ देंगे कितना आ गया 35। तो ये हम निकाल लेंगे से कम ओजाई। और ये से अधिक ओजाई, यहाँ पे जैसे 0 से अधिक या 40 से अधिक जो भी है ये निकाल लेंगे।
अब देखिए 0 से अधिक कितने हो गए, सभी मार्क्स 0 से अधिक हैं तो कितना आ गया यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये जो संचयी आवृत्ति इसकी 100 है, ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगी संचयी आवृत्ति यहाँ पे। अब इसको अगर ग्राफ से बनाएंगे तो कैसे ग्राफ बनेगा, देखिए यहाँ पे दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं, नंबर दिए हुए हैं छात्राओं के, और यहाँ पे जो है संचयी आवृत्ति दी हुई है। ये दोनों तरह के ग्राफ बनेंगे। यहाँ पे दे रखा है ये वाला जो ग्राफ है से कम ओजाइव या लेस देन ओजाइव दे रखा है, और दूसरा वाला ग्राफ जो ये वाला ग्राफ यहाँ पे दिया है ये से अधिक ओजाइव है। ये वाले ग्राफ से इससे बना है, ये समझ लीजिए, से अधिक वाला ये वाला और से कम वाला ये वाला ग्राफ हो गया। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को के पॉइंट पर काट रहे हैं। जहाँ पे ये जिस बिंदु पर काट रहे हैं के पर, वहाँ से एक हम एक्स एक्सिस पर लाइन खींच देंगे। जहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर लाइन खींचेंगे ये लगभग आ रहा है 35.77। तो 35.77 क्या निकल गया, मीडियन या माध्यिका निकल गई। तो इस तरह से ओजाइव ग्राफ के द्वारा मीडियन या माध्यिका को निकाला जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम संचयी आवृत्ति को निकालेंगे। संचयी आवृत्ति निकालने के बाद ये जो ग्राफ बनेगा उसके आधार पर हम माध्यिका निकाल सकते हैं। आगे देखिए, इसमें बिंदु रेखी प्रदर्शन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सांख्यिकी तथ्यों का विश्लेषण सरल हो जाता है। माध्यिका की माप या मीडियन की माप आसानी से की जा सकती है। बिंदु रेखा की सहायता से पूर्वानुमान सरलता व शीघ्रता से किया जा सकता है। समंकों की तुलना बहुत आसान हो जाती है। विभिन्न चरों के बीच संबंध दर्शाने में सहायक है, जैसे कीमत एवं मांग, बिक्री एवं लाभ के द्वारा ये इसको आसानी से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, क्या सीमाएं हैं देखिए। कुछ विशेष प्रकार के रेखाचित्र जैसे अनुपात, माप श्रेणी के वक्र सामान्य व्यक्ति की समझ से परे होते हैं। हर व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता। इससे केवल आंकड़ों के उतार चढ़ाव की जानकारी होती है, वास्तविक मूल्य का पता नहीं चलता। बिंदु रेखाओं के मापदंडों में थोड़ा सा परिवर्तन करके या वक्र के आधार को परिवर्तित करके समंकों का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से कई प्रकार की सूचनाओं को समंक से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। हो सकता है उन्हें केवल चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, बिंदु रेखा के द्वारा उनको हो सकता है वो प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरे जो वीडियो है इसमें आपने देखा कि आंकड़ों का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत किया